हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त जी, माननीय मंत्री तुलसी जी, संसद में मेरे सहयोगी शंकर लालवानी जी, मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय महानुभाव और उपस्थित सभी इंदौर के सुबुद्ध नागरिक भाइयों और बहनों, ताई विशेष रूप से लोकसभा के जब सभापति थी तो उनका कार्यकाल मुझे बहुत नज़दीक से देखने का मौका मिला। जब 2014 में हमारे मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ तो स्वाभाविक रूप से मंत्रिमंडल में ताई का समावेश नहीं हुआ था और उसी समय मैं ताई को मिलने के लिए गया था और मैंने उनको कहा था कि ताई, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है, इसीलिए आपको मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया। मुझे बहुत खुशी है कि लोकसभा के स्पीकर के रूप में जो कार्य उन्होंने किया है वो एक आदर्श ऐसा पूरा कार्यकाल रहा है और इस कार्यकाल में सांसदों का प्रबोधन हो, प्रशिक्षण हो, विपक्ष के साथ सत्तारूढ़ पार्टी के साथ उनका व्यवहार हो। लोकसभा में अनेक बार आपको मालूम है कि राजनीति के कारण अनेक बार संघर्ष होता है और ऐसे संघर्ष में दोनों पार्टियों को साथ में लेकर फिर से सुचारू रूप से इस कार्य को शुभारंभ करना, इसमें काफ़ी कठिनाइयाँ होती है और यह उसी समय संभव होता है कि जब उस व्यक्ति के अच्छे संबंध सभी के साथ होते हैं, तभी यह मामला निपटाना संभव होता है। ताई के चैम्बर में लोग आते थे, जब कोई बात होती थी तो विपक्ष वालों का पारा चढ़ जाता था कि इन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा कहा। रूलिंग पार्टी तैयार नहीं होती थी और अनेक बार मैं इसका साक्षी हूँ कि ताई का कौशल्य, मैनेजमेंट, उनका नेतृत्व, इसकी कसौटी लगती थी और इस कसौटी में देश के लोकतांत्रिक इतिहास में, संसद के गौरवशाली इतिहास में जिन सभापतियों ने गुणात्मक कंट्रीब्यूशन किया है, उस इतिहास में ताई ने भी किया हुआ कंट्रीब्यूशन किसी से कम नहीं है। वो लोकतंत्र का, लोकशाही का इतिहास है और इसलिए इस इतिहास का लेखन आदरणीय मेधा ने किया है और वो इसलिए आवश्यक है कि कोई भी अच्छे व्यक्तित्व, कर्तृत्व और नेतृत्व के अनुभव को जो पढ़ा जाता है तो भविष्य के पीढ़ी को उसको कुछ सीखने के लिए मिलता है। विशेष रूप से जो नए सांसद आएंगे और जब ये किताब को पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ बातें उसमें से उनको सीखने के लिए मिलेगी और इसलिए यह गौरवशाली इतिहास जो है ये निश्चित रूप से प्रेरणादायी भी है और हमारे सब के लिए अभिमान का और स्वाभिमान का विषय भी है। पर मेरे मन में एक महत्वपूर्ण विषय ये आया जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ, क्या ताई का स्पीकर के रूप में कार्य करना यही थोड़ी उनका व्यक्तित्व का एक ही पहलू है? देखिए, मंत्री पूर्व मंत्री हो जाता है, स्पीकर पूर्व स्पीकर हो जाता है, विधायक पूर्व विधायक हो जाता है, सांसद पूर्व सांसद हो जाता है, पर कार्यकर्ता कभी पूर्व कार्यकर्ता नहीं होता। और एक संस्कार से परिपूर्ण, सुसंस्कृत राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में ताई का जो जीवन है वो भी उतना प्रेरणादायी है और मैं मानता हूं कि किसी भी व्यक्ति का आकलन करना और अध्ययन करना होगा तो केवल एक पहलू पर उसका आकलन नहीं होता। वी नीड इंटीग्रेटेड अप्रोच विच इज गोइंग टू एनालाइज द कंप्लीट पर्सनैलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, जिससे पूरा अर्थ फिर समझता है। ताई का जन्म रत्नागिरी जिले में हुआ है, चिपळूण में। आप में से बहुत से लोगों को शायद मालूम होगा या नहीं, मुझे पता नहीं, पर देश के इतिहास में अनेक क्रांतिकारों की, देशभक्तों की भूमि अगर कोई रही, लोकमान्य तिलक की भूमि कोई रही, जहां स्वतंत्रवीर सावरकर जी का सानिध्य रहा, ऐसा एक इतिहासकालीन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जिला अगर कोई होगा देश के इतिहास में तो वह रत्नागिरी है।
और रत्नागिरी में चिपळूण करके जो गांव है वो भी बड़ा सुसंस्कृत गांव है। कोकण की अपनी एक संस्कृति है। महाराष्ट्र की मराठी भाषा, मराठी साहित्य, मराठी संस्कृति, मराठी काव्य, इसका अपना एक इतिहास है। पर कोकण का अपना एक अलग इतिहास है। डॉक्टर काशीनाथ घाणेकर करके मराठी में एक बहुत अच्छे अभिनेता थे। उनका एक गारिंबीचा बापू करके एक मराठी नाटक था, शायद ताई ने देखा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, बहुत हिट हुआ था। वो बहुत प्रतिभाशाली कलाकार थे। वो पूरे कोकण के पार्श्वभूमि पर था और इसलिए कोकण की अपनी एक संस्कृति, इतिहास और विरासत रही है। और ये जो इतिहास और विरासत और संस्कृति, ये राष्ट्रभक्ति की रही है, भारतीय संस्कृति के प्रति समर्पित रही है। देश को स्वाधीनता दिलाने वाले क्रांतिकारों का इतिहास इस जिले से जुड़ा हुआ है। और ऐसे जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक विभाग संघ चालक के घर में उनका जन्म हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये बात, जैसे कोई भी फैक्ट्री में, कोई भी मशीन में कोई भी पार्ट तैयार होता है तो एक झटका मार दो और आया, ऐसा नहीं होता। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी किसी भी पार्ट को फिनिश प्रोडक्ट तक ले जाने के लिए 50 बार प्रोसेसिंग करना पड़ता है, तब अल्टीमेटली फिनिश प्रोडक्ट तैयार होता है। व्यक्ति भी ऐसी चीज है कि वो एकदम एक इससे नहीं तैयार होता है। घर के संस्कार, माता पिता के संस्कार, राष्ट्रीय सेविका समिति में कार्य करने के साथ उसके संस्कार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों में काम करने के बाद उसके संस्कार, घर परिवार के बाद जो संस्कार मिले थे उसका उनका व्यक्तित्व परिपूर्ण हुआ। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि ताई का ये तो कार्य बड़ा ही है कि स्पीकर के रूप में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। पर उससे ज़्यादा मैं इस बात को प्राधान्य देता हूं कि राजनीति के प्रवाह में मूल्याधिष्ठित राजनीति पर विश्वास रखकर, पॉलिटिक्स इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का ये प्रभावी उपकरण है, ये सेवा का है, ये समर्पित भाव का राजकारण है, ये समाज कारण है, राष्ट्र कारण है और विकास कारण है। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि 47 के बाद लगातार हम राजनीतिक शब्द का अर्थ अब बड़ा उसका अर्थ गलत साबित हुआ है। पावर पॉलिटिक्स इज नॉट द ओनली मीनिंग ऑफ द पॉलिटिक्स। सत्ता कारण ये राजनीति का अर्थ नहीं है। राजनीति का अर्थ है राष्ट्र कारण, समाज कारण और विकास कारण। और इसलिए पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, सेवा की राजनीति, विकास की राजनीति, पर ये शब्दों में अभी सिद्धांतों में रहे हैं। क्योंकि जो इलेक्टिव मेरिट होता है, मैं भी पार्टी का अध्यक्ष था, सब बातों की चर्चा आखिर एक मुद्दे पे आती थी, एक चुनाव जीत कौन सकता है। सब आर्गुमेंट खत्म हो जाते थे। ये कार्यकर्ता कितना अच्छा है, कितना ईमानदार है, कितना प्रगल्भ है, कितना निष्ठावान है, कितना कर्मठ है, सब चर्चा होती थी आधा पौन घंटे के बाद। और आखिर में समारोह में आता था कि कौन जीत सकता है। और फिर जो जीत सकता है उसको टिकट मिलता है। पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, कंपल्शन एंड लिमिटेशंस। पर उसमें भी रहते हुए मूल्याधिष्ठित राजनीति का एक जीवन दृष्टिकोण को स्वीकार करके काम करने वाली कर्मठ और संस्कारित सुसंस्कृत कार्यकर्ता, ये ताई का यथार्थ वर्णन है। और मैं ये मानता हूं कि 47 के बाद हिंदुस्तान की राजनीति की ये विशेषता रही कि सभी पार्टियों में विचाराधिष्ठित, सिद्धांत अधिष्ठित राजनीति थी, आज भी है, पर थोड़ा डिटोरेशन हुआ है। क्योंकि पॉलिटिक्स ये कन्वीनियंस का हुआ है। पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन एंड पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस, इसमें बहुत फर्क है। ताई रिप्रेजेंट करती है पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन को, ये उसमें सबसे बड़ी बात है। मतभिन्नता हो सकती है विचारों में, मनभेद नहीं होने चाहिए, मतभिन्नता हो सकती है, अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे। और इसलिए स्वाभाविक रूप से आज ताई को जो संस्कार मिले, एक बहुत गंभीर विषय है और इसका महत्व आपको हिंदुस्तान में रहकर नहीं समझ में आता। आप जब विदेशों में जाओगे तब आपको भारतीय संस्कृति, इतिहास और विरासत का महत्व पता चलता है। मैं बहुत बार उसको याद रखता हूँ। मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में गया था तो मुझे वहाँ भाषण करने का भी मौका मिला।
बाद में मैं प्रधानमंत्री के साथ उनको मिलने के लिए गया, विदेश मंत्री के साथ मिलने के लिए गया, तो मुझे प्रधानमंत्री जी ने, उस समय के प्रधानमंत्री जी ने एक प्रश्न पूछा कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है। तो मैंने तुरंत जवाब दिया कि गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। फिर मैंने उनको उल्टा सवाल किया कि आपके देश की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है। तो उन्होंने कहा हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारी यंग जनरेशन जो है वो हमारी परिवार व्यवस्था उद्ध्वस्त हुई है, क्योंकि हमारे लड़के लड़कियां जो है वो शादी न करते हुए लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, और जिसके कारण भविष्य में समाज कैसा होगा, क्या होगा, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। इससे हम उद्ध्वस्त हुए हैं। फिर उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा कि क्या आपके देश में गरीबी होने के बाद ये समस्या नहीं है। मैंने कहा नहीं के बराबर है। तो मुझे विदेश मंत्री ने पूछा ये कैसे संभव है। तो मैंने उनको जवाब दिया कि हम गरीब जरूर है, पर हमारे भारतीय समाज की रचना जो है वो मूल्याधिष्ठित है। पारिवारिक मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, मूल्याधिष्ठित शिक्षा पद्धति और मूल्याधिष्ठित राजनीति, इट इज ए पार्ट ऑफ कन्विक्शन। यही आधार के कारण ही हमारे जो मूल्य है वो जिंदे है, और जिसके कारण हम गरीब जरूर है, हम भूखे हैं, कंगाल है, पर हमारी समाज व्यवस्था आज भी आदर्श है और उसी प्रकार से चल रही है। ये हमारी संस्कारों की देन है। और इसलिए ताई का व्यक्तित्व जो निर्माण हुआ है, इसमें उनका श्रेय तो है ही, पर उससे ज़्यादा श्रेय माता पिता के संस्कार, राष्ट्रीय सेविका समिति में कार्य करते समय उसके संस्कार, उसके बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके साथ सानिध्य में रहकर उसके जो आदर्श थे, जो मूल्य थे, उसके संस्कार, और परिवार में आकर, इंदौर में आकर एक बहू के रूप में आई और उन संस्कारों के कारण इंदौर की बेटी बनकर रही, तो ये भी उनका संस्कार। तो मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में जैसे रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, एसेट्स, ये जब उसका मूल्यांकन होता है तो कभी ना कभी अब इस बात का भी विचार करना पड़ेगा कि उस व्यक्तित्व में कौन सी गुणवत्ता है, उसमें कौन से संस्कार है, उसका जीवन दृष्टिकोण कैसा है, उसका चाल चलन व्यवहार और चरित्र कैसा है। एक फिलोसोफर ने कैरेक्टर की व्याख्या अच्छी की है। उन्होंने कहा है कि कैरेक्टर इज ए वंस बिहेवियर इन द डार्क। अंधेरे में व्यक्ति का जो वर्णन, जो प्रत्यक्ष होता है, व्यक्ति अंधेरे में जो व्यवहार करता है वही उसका चरित्र होता है। अभी तो ऐसा है कि पब्लिक से में एक बोलते हैं, घर में जाके दूसरा करते हैं, क्योंकि इमेज वर्सेस रियलिटी एंड ग्राउंड रियलिटी वर्सेस परसेप्शन, ये बहुत बड़ी बात चलती है। पर ताई का जीवन ट्रांसपेरेंट था, कन्विक्शन पक्का था, संस्कार साफ थे, जीवन पद्धति स्पष्ट थी, और उसी के आधार पर कभी जीत थी, कभी हार थी, कभी सम्मान था, कभी अपमान था, कभी खुशी थी, कभी गम था, पर ताई उसी विचार को लेकर चलती रही। और मुझे लगता है कि यही तो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं बीजेपी में जब मैंने प्रवेश किया था तो मुझे याद नहीं, वो लक्ष्मणराव मानकर मैं विद्यार्थी परिषद छोड़कर पहले मीटिंग के लिए पूना गया था। वो दिन मैं भूलूंगा नहीं। महाराष्ट्र एक्सप्रेस से उतरकर मैं पूना में 5:30 बजे उतर गया, तो कुछ प्रकाशन वगैरह थे, तो साथ में लेकर मैं निकल रहा था। तो मेरे पीछे मेरे एक मित्र थे, डॉक्टर श्रीकांत जिचकर, वो उस समय होम मिनिस्टर थे। तो उनके स्वागत के लिए बहुत पुलिस वाले वगैरह आए थे, और मैं वो सामान लेकर निकला, मानकर जी और मैं। तो मानकर जी ज्येष्ठ थे, तो मैं अपने कंधे पे वो सब पेटी वगैरह रख के निकल के लगा। तो मुझे श्रीकांत जिचकर ने देखा और उनने मुझे देखकर आवाज़ दिया और अपने लोगों को कहा, अरे इनका सामान लो। मैंने नहीं मेरा है। बोले नितिन, आप बहुत अच्छे कार्य करते हो, आपका भविष्य बहुत अच्छा है, पर तुम्हारी पार्टी बहुत गलत है नितिन। इस पार्टी को कोई भविष्य नहीं, जिंदगी में इसकी सत्ता कभी आने की संभावना नहीं है। और उसी समय मैं उसी दिन बाहर स्टेशन के बाहर आया था, तो मराठी में वो गदी माडगुड़ करके लड़के थे, वो कांग्रेस से खड़े थे। उनका एक स्लोगन वो काली दीवारों पर लिखा था मराठी में, पर्याय पर्याय म्हणून ओरडतात कोण, ज्यांचे लोकसभेत निवडून आले 2।
पर्याय पर्याय करके जो चिल्ला रहे थे उनके लोकसभा में 2 चुन के आए, हम 2 हमारे 2 नीचे लिखा था, अटल जी, अडवाणी और वो 2। मैं देखते हुए हंसते हुए हंसा भी, और वो जो दिन मुझे इसलिए याद है, तो मैंने श्रीकांत जिचकार को कहा था कि डॉक्टर, मैं वक्त आएगा तो कुएं में कूद के जान दे दूंगा, पर मैं कांग्रेस में कभी नहीं आऊंगा। बीजेपी इज ए पार्ट ऑफ माई लाइफ कन्विक्शन। तो मैं इसी पार्टी का जो भी भविष्य हो, पर मैं इसी के साथ रहूंगा। ये ताई ने यही जीवन में अनुभव किया। आज दिन अच्छा है, सत्ता अभी आई है, और उसके बाद में भी प्रवाह के विरोध में जाकर कन्विक्शन के लिए कार्य करने का एक प्रखर व्यक्तित्व उन्होंने दिखाया, और विचारधारा और सिद्धांतों के आधार पर वो कार्य करती रही। और ये करते समय जो संस्कार मिले, उससे उनको जो राजनीतिक जीवन दृष्टिकोण मिला, व्यक्तिगत जीवन में उन्होंने ट्रांसपेरेंसी के साथ, कोई नाटक नहीं, कोई इमेज नहीं, पूरी तरह उसका अनुकरण किया। जो था वही दिखाया, जो दिखाया जो था। ये मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि ताई समर्थ रामदास जी का दासबोध, ये विशेष रूप से मराठी में है, अब उसका हिंदी में लिखा है। दासबोध में जैसे भगवत गीता के बारे में कहा जाता है, वैसे सभी बातें दासबोध में कही है। और दासबोध का उन्होंने हर जगह पर उन्होंने बहुत अध्ययन किया, मैंने इतना नहीं किया है। पर मेरी माँ कहती थी कि एक मनाचे श्लोक करके थे, जगी सर्व सुखी असा कोण आहे, बहुत अच्छे अच्छे श्लोक थे। तो हम हमारे से स्कूल में पढ़ाए जाते थे, तो बहुत अच्छा उनकी फिलॉसफी थी। बहुत अच्छे विद्वान संत थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु के रूप में उनको माना जाता था। तो उनका दासबोध का उनका काफ़ी अध्ययन है, और संस्कृत का है। और अभी मेधा ने जब वो किताब प्रकाशित किया, उसमें उन्होंने जो भाषण दिए हैं पार्लियामेंट में, इतने संस्कृत के उसमें उन्होंने अलग अलग समय सांसदों के सामने उन्होंने समझाया। एक बहुत अच्छा श्लोक है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। उसका एक मराठी कवि ने अनुवाद किया है, वैसा है, पडे खाल तीजे नभातू न पाणी, जसे सागरा तेच मिळून जाई, नमस्कार कोण्याही देवा सकेला, परी शेवटी तो पोहोचतो केशवाला। उसका हिंदी अर्थ ऐसा है कि आसमान से पानी जैसे गिरता है, वो नदी में जाता है, और अंततः नदी सागर को मिलती है। वैसे किसी भी भगवान को नमस्कार करने से अंतिमता वो अपने आप के मन में जिसके प्रति श्रद्धा है, उसी भगवान को वो नमस्कार मिलता है। तो ये श्लोक उनने, ऐसे बहुत से अच्छे अच्छे श्लोक उसमें मेधा ने कलेक्ट किए। ये सब श्लोक, ये सब संस्कार, ये मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, मूल्याधिष्ठित परिवार पद्धति, राष्ट्रभक्ति का संस्कार, सामाजिक दायित्व का संस्कार, कार्यकर्ता परिवार का अंग है, इसका संस्कार, ये मूल्य है। और मैं मानता हूं कि हमारी ताकत अगर कोई है, तो भारतीय जीवन मूल्यों पर श्रद्धा रखकर काम करने वाली पार्टी, ये हमारी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। ये इमेज कभी नहीं बिगड़नी चाहिए। एक अच्छा उदाहरण है किताब में। उदाहरण ये है कि अनंत कुमार जी को कैंसर हुआ, वो दवाइयाँ नहीं ले रहे थे। ताई दूसरे दिन फॉरेन जाने वाली थी। उनके पत्नी ने ताई को फ़ोन किया कि ये सुन नहीं रहे। वो अपना दौरा कैंसिल करके बंगलोर गई, और ने अनंत कुमार जी को समझा, ऐसा मत करो, दवाई लेनी चाहिए, तुरंत दवाई लो, और उनको आग्रह किया। और ताई के कहने के कारण फिर उनने दवाई ली। संवेदनशीलता, कार्यकर्ता के प्रति जो भाव है कि हर कार्यकर्ता मेरे परिवार का है, और उस परिवार का मैं घटक हूँ। जो कार्यकर्ता है वो मेरे परिवार का। ये केवल बोलने से नहीं, भाषणों से नहीं, व्यवहार से करना, ये महत्वपूर्ण होता है। तो कार्यकर्ता के प्रति उनकी संवेदनशीलता, महिलाओं के कार्यों के प्रति उनके अन्याय अत्याचार के प्रति उनकी संवेदनशीलता, गरीब शोषित पीड़ितों के प्रति उनकी संवेदनशीलता, हर समय उनको न्याय कैसे मिले। महिला बाल कल्याण विभाग में उन्होंने हर बार यही कोशिश की, क्योंकि ये जो व्यक्तित्व था, इसके पीछे एक सामाजिक विचारधारा थी, एक सामाजिक राजनीतिक विचारधारा थी, जिसका संबंध उनके बचपन से हुए संस्कारों से था। संस्कारों से उनके व्यक्तित्व का निर्माण हुआ था, और व्यक्तित्व से वो जीवन दृष्टिकोण उन्होंने कन्विक्शन के रूप में स्वीकार किया था, और इसका प्रतिबिंब ताई के व्यक्तित्व में है। ये बात जरूर है कि प्रसिद्धि परांगमुक्ता, हम सबको लगता है कि रिस्पेक्ट शुड नॉट बी डिमांडेड, इट शुड बी कमांडेड। इफ यू डिजर्व फॉर इट, यू विल गेट इट।
तो ये कभी कभी अच्छा नहीं लगता। और ये हमारे मन में, मैंने आज तक कटआउट नहीं लगाया किसी को, और गले में हार तो बिल्कुल नहीं डालता। अब 40 साल हो गए, मुझे घृणा है। मैं एक बार कारपोरेशन में मेरा सत्कार हुआ तो 136 कारपोरेटर ने मेरे गले में गुलाब के हार डाले, तो मैं कान गिन रहा था कि हार कितने का होगा और कारपोरेशन ने खरीदा होगा तो कितना एक्साइज बिल लगा होगा। तो मैंने मेयर को कहा, अगर तुमको इतना मेरे बारे में प्रेम था तो अपने पैसे से लाना था, कारपोरेशन के पैसे से क्यों लाया? और मेरे से रहा ही नहीं गया। मैंने भाषण में कहा, आज मुझे उसी दिन की याद आ रही है कि जब आदमी छोड़ के जाता है तो लाइन से एक एक आदमी हार पहनता है, वही मुझे हाल है। पार्टी विथ ए डिफरेंस, पार्टी विथ ए डिफरेंट कैरेक्टर, ये हमारी पहचान है। ये सबको हार डालने के लिए कभी अनुमति मत देते। हर कार्यक्रम में एक व्यक्ति हार डालेगा बस। ये हमारा कैरेक्टर, हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति। और मैं इतने दिन से आ रहा हूँ, 40 साल हुए, मैं जॉर्ज फर्नांडिस को अपना आइकॉन मानता हूँ। वो डिफेंस मिनिस्टर थे, एक दिन मुंबई आए थे और मलबार हिल में मैं रहता था, तब मैं महाराष्ट्र में काम करता था। जॉर्ज साहब मेरे घर पे आए, तो बोले, मैं नितिन, वो मेरा डेंटिस्ट के पास आया हूँ, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो? मतलब कोई नहीं, मैं बैठा हूँ, चल मेरे साथ। बैठा, बाद में उनके साथ डेंटिस्ट के पास गया, उन्होंने काम किया, और फिर बाहर आके सुख सागर रेस्टोरेंट में गए, हमने पाव भाजी और पुलाव खाया, कॉफ़ी पी और निकल गए। इतना सिंपल व्यवहार उनका। तो मैं 40 साल से हूँ, मेरे स्वागत के लिए कोई एयरपोर्ट पे आते ही नहीं, ना कोई छोड़ने के लिए था। मैं Z+ सिक्योरिटी में हूँ, तो 50 पुलिस वाले और कमांडो आगे पीछे, उनको मैं मना नहीं कर सकता, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों ये इतना स्वागत सत्कार? और वो पर जिसका कपड़े फट जाए सत्कार में, हाँ ये बड़ा नेता है। मैं नया नया था, बीजेपी का अध्यक्ष बना, पॉकेट रखता था, और वो अनेक बार बोलो तो न्यूज बन जाती थी। ताई 3-4 बार मेरा पॉकेट गिर में कहा गया पता नहीं चला, तो मैंने पॉकेट रखना ही बंद कर दिया, तब से आज नहीं है। तो मुझे एक ने कहा, ये नाउ दिस इज पार्टी बिकमिंग ए पार्टी ऑफ मासेस। मैंने बोला पॉकेट गया, आप क्या क्या फटेगा, यानी मासेस की बन गई। वी आर द पार्टी विथ ए डिफरेंस। हमें जनता पे राज भी करना है, लोकप्रियता भी हासिल करने हैं, और कार्यकर्ता जो मूल्याधिष्ठित है उसको भी टिकाना है। और इसका उदाहरण ताई के एक आदर्श कार्यकर्ता के रूप में, एक सिद्धांतनिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में हम सबको है। और इसी पार्श्वभूमि के कारण वो लोकसभा के स्पीकर के रूप में अच्छा काम कर सकी। सब व्यक्ति कोई जीनियस थोड़ी होते, जन्मते और एकदम अच्छे होते, ऐसा नहीं होता। उसके अनुभव से, उसके संस्कारों से, उसको मिले हुए मार्गदर्शन से वो बड़ा बनते जाता है। तो ताई के जीवन में ये जो मूल्याधिष्ठित राजनीतिक जीवन की परंपरा, जो संस्कारक्षम जीवन उनको अपनी विचारधारा और पात्रक संगठन से मिला, उसके आधार पर जो उनका व्यक्तिमत्व निर्माण, ये बहुत आदर्श है। और नए पीढ़ी के सामने किताब के द्वारा इस प्रकार के अनुभव को ले जाने से फायदा यही होता है कि हमारा एक नेता ऐसा है तो हमने भी ऐसा ही बनना चाहिए, हमने भी ऐसे ही रहना चाहिए। और इसी भाव को जगाने वाला ये किताब है। मेधा बहुत प्रतिभाशाली है, मैं महाराष्ट्र से हूँ तो मैं जानता हूँ। वो लेखिका है, सेवा का काम करती है, कमल सखी मंच का उसने अच्छा काम किया, और उसने ये किताब लिखी, और ये पूरे अनुभव भी उन्होंने इकट्ठा किए। बहुत अच्छा उन्होंने किया। इसका हिंदी संस्करण भी, जिनका नाम मैं भी याद नहीं मुझे, उन्होंने भी बहुत अच्छा लिखा है। क्योंकि मैं कल रात को जब घर पे आया तो मैं काफ़ी देर तक किताब पढ़ रहा था। काफ़ी अच्छा किताब लिखा है। मैं मेधा को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। विशेष रूप से प्रभात प्रकाशन, ये भी एक बहुत अलग है। ये केवल पब्लिकेशन करने वाली कंपनी नहीं है, राष्ट्रवादी विचारों से समर्पित है। भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति के प्रति अलग अलग प्रकार के साहित्य को प्रॉफिट एंड लॉस का विचार न करने वाले एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में प्रकाशन करने वाली ये संस्था है। ये कोई कमर्शियल पब्लिकेशन करने वाली नहीं है, विचाराधिष्ठित, मूल्याधिष्ठित, जो जो अच्छी बातें हैं उसको प्रकाशित करने वाली संस्था है। आज तक राष्ट्रवाद के विचारधारा के आधार पर, भारतीय संस्कृति इतिहास के आधार पर लगातार कर्मठता के साथ प्रभात प्रकाशन काम करता रहा है। और उनने उस मालिका में आज
विशेष रूप से ये किताब का प्रकाशन किया, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अच्छे कार्य की किताब आने से जो कोई पढ़ेंगे तो इसकी अच्छी प्रेरणा निश्चित रूप से मिलेगी। ताई आपका जीवन बहुत कृतार्थ हुआ है, आपके जीवन में आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। आपका कार्य, आपका कार्यकर्तापन जो है वो आदर्श के रूप में सभी कार्यकर्ताओं के सामने है। और जैसे मैंने पहले कहा था कि आपका सबसे बड़ा कोई बात है तो आपका व्यक्तित्व और आपका कार्यकर्तापन। स्पीकर बनता है तो पूर्व बन जाता है, मंत्री बनता है, मंत्री पद जाता है तो पुलिस वाले कब भाग जाते हैं पता भी नहीं चलता। पूर्व मंत्री बन जाते हैं, ये पीए, ये पुलिस ऑफिसर, ये स्टाफ, ये ताम धाम, ये गेस्ट हाउस, कभी भी 5 मिनट में चला जाता है। विधायक भी पूर्व विधायक होता है, सांसद भी पूर्व सांसद होता है। बताइए, आप कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में जो आपका व्यक्तित्व है वो परमानेंट रहेगा, जब तक है तब तक वो रहने वाला है। और वही व्यक्तित्व भविष्य के नए पीढ़ी को सतत प्रेरणा देता रहेगा। और ताई को आप सबकी शुभकामनाएं। आपने 8 बार उनको जिताया, ये भी इम्पोर्टेंट है। ताई का स्वभाव मैं नज़दीक से जानता हूँ, बहुत पॉपुलर नहीं है। ताई के नज़दीक रहकर, नहीं तो ऐसा पॉलिटिक्स में ऐसा कहते हैं, और डेल कार्नेगी का किताब था हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द पीपल, तो उसने लिखा है कि पहले किसी के घर जाओ तो पहले वो कितना भी मोटा हो तो भी बोलो तुम बहुत स्मार्ट लगते हो, तुम्हारा वजन बहुत कम लगा, तारीफ करो। जो प्याला होता है ना उसमें चाय होता है, पर जब तक शक्कर नहीं डालते तब तक चमचा दौड़ के नहीं आता। तो राजनीति ऐसी है। राजनीति ऐसी है ताई, इसके बाद आपके स्वभाव के ऊपर भी मैं नजदीक से जानता हूं, इसके बाद भी इंदौर की जनता ने और कार्यकर्ता ने आपको पचाया और आपके ऊपर प्रेम किया और 8 बार आपको लगातार चुनकर दिया। इतना निष्पृह, स्पष्ट बोलने वाली, कोई छल कपट न करने वाली, मूल्यों पर विश्वास रखने वाली, ईमानदारी के बारे में कठोरता से उसका पालन करने वाली, ये बड़े बड़े, ये हम भाषण के लिए अच्छे हैं पर पॉलिटिक्स में वो बड़े पॉपुलर अनपॉपुलर बातें हैं, ये करना है बड़ा मुश्किल होता है। पर इन सब बातों को लेकर उनके गुणों के साथ जो ईमानदारी थी, जो सच्चाई थी, उसके साथ इंदौर की जनता ने उनको स्वीकार किया और 8 बार लगातार चुनकर दिया। इसलिए इंदौर की जनता भी उसके लिए उतनी ही अभिनंदनीय है। आज ताई सक्रिय राजनीति में नहीं है, पर आप सबके आशीर्वाद, आप सबकी शुभकामनाएं समाज के लिए, देश के लिए, शोषित पीड़ितों के लिए, महिलाओं के लिए, अन्याय अत्याचार जिनके ऊपर है उनके लिए, समाज में, राजनीति में गुणात्मक परिवर्तन करने के लिए, सबको सुधारने के लिए उनका कार्य निरंतर चलता रहेगा। और भगवान के तरफ से भगवान भी उनको लंबी आयु भी दे और वो आखिरी तक काम करती रहे। और आपकी शुभकामनाओं के साथ उनका जीवन आगे ऐसा ही हम सबको मार्गदर्शन करता रहेगा। इसी विश्वास के साथ उनको दिल से, हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय नितिन गडकरी जी।